Yes, let's continue after the break. 11.39%. सारे लोग आ गए? Yes, everyone. अभी 11.39% से हम लोग डायरेक्ट मेथड फॉलो करके कंप्लीट करते हैं इसको. वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड. Total of cash price 1,50,000. Minus down payment 30,000. Minus down payment 30,000. Balance 1,20,000. Into 11.39%. 13,668. $13,668. 36,332. चलो ये 36,332 माइनस करेंगे. माइनस 36,332. $83,668. Into 11.39%. 95,297 का मतलब हो गया 9530. $9530. 40,470. 40,470. Minus cash price 40,470 माइनस करो. माइनस 83,668. 43,198. 4,920. 4,920. 25,080. 25,080. ये बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो तुम लोग. $1,50,000 minus 30,000 minus 36,332
40,470, 25,080, 18,118, 1,882। ये लो, बायर की बुक्स बनानी है, एसेट अकाउंट और क्रेडिटर फॉर एसेट बनाना है बस। अपने हर प्रॉब्लम में वर्किंग नोट का पेज इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 4 ईयर्स इन्वॉल्व, तो एसेट अकाउंट में 4 इंटू 3 12 लाइन्स चाहिए। एसेट अकाउंट दैट इज व्हेन 3 lines for first year, 3 lines for second year, 3 lines for third year, and 3 lines for fourth year. This is date column, amount column, again date column, and amount column. ये सब बना के रखा करो, जैसे मैंने बनाया ना, ये 3 साल का ब्रेकअप भी कर दिया। तुम लेजर पोस्टिंग को बहुत स्मूथली कर सकते हो, अदरवाइज लेजर पोस्टिंग में 3 4 5 साल बहुत बोरिंग हो जाता है। ये सब पहले से लिख के रखा करो। और मैं तो ये भी बोलता हूँ, एसेट अकाउंट में बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, इन द बुक्स ऑफ बायर, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकेंड ईयर में फिर से बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर से बाय बैलेंस, carried down and to balance brought down, फिर आएगा क्रेडिटर फॉर एसेट। डाउन पेमेंट है तो फर्स्ट ईयर में 4 कॉलम, फिर 3 आई मीन फर्स्ट ईयर में 4 लाइन, फिर 3 लाइन। फर्स्ट ईयर में 4 लाइन, फिर सेकेंड ईयर में 3 लाइन्स, थर्ड ईयर में भी 3 लाइन्स, फोर्थ ईयर में भी 3 लाइन्स। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो फर्स्ट ईयर में आएगा टू बैलेंस सीडी, that will become opening balance for the second year.
सेकेंड ईयर में टू बैलेंस सीडी, that will again become opening balance in the next year, फिर से closing balance, that will become opening balance for the next year, और लास्ट ईयर में तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, लास्ट ईयर में वैल्यू विल बी जीरो। और यहां पे लास्ट ईयर में जो वैल्यू आएगी वो मैंने निकाल रखी है 98,415। $98,415। So I am ready up till here। सबसे पहली एंट्री, अब कोई तकलीफ नहीं, अब तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया। एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट 1,50,000, डेट इज 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011, एसेट अकाउंट डेबिट to creditor for asset account, 1.5 लाख 1,50,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर फॉर एसेट के क्रेडिट में 1 अप्रैल 2011 बाय एसेट अकाउंट 1,50,000। सेकेंड एंट्री आएगी डाउन पेमेंट की, क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 30,000, सेम डेट, फर्स्ट अप्रैल 2011, क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 30,000। उसके बाद ये कॉलम हमको देखना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू लुक एट दिस कॉलम एट ऑल, ये कॉलम साइड में रखोगे आप। इंटरेस्ट, बाहर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट 13,668, March 2012 by interest account 13,668। जरा मेरे को अगले साल का इंटरेस्ट बता दो, 31 मार्च 2013 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अगले साल के इंटरेस्ट की कोई अमाउंट बताओ, टेल मी, तुम्हारे सामने बुक पड़ी हुई है। 9530 है क्या? और अगले साल का इंटरेस्ट बताओ। $4920 और अगले साल का इंटरेस्ट बताओ। $1,882 इंटरेस्ट के बाद में पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिटर फॉर एसेट टू कैश बैंक 50,000।
31st March 2012, creditor for asset account debit, to कैश बैंक अकाउंट 50,000, फिर से 31st March 2013 creditor for asset account debit to कैश बैंक अकाउंट फिर से 50,000, March 2014 कैश बैंक 30,000, ये लो, ये इंस्टॉलमेंट्स पे कर दिया हम लोग ने। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री, तो जब मैंने इंटरेस्ट को टेकअप किया, क्योंकि मैंने लेजर अकाउंट्स रेडी कर रखे थे ना, तो एक साथ एंट्रीज बन गई मेरी, टाइम बचता है। अब डेप्रीसिएशन टू एसेट 15,000, March 2012, by depreciation account 15,000, 31st March 2013, by depreciation account 13,500, March 2014, क्या बोलती हो? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या वैल्यू लूं? वैल्यू बताओ थर्ड ईयर का। $12,150, बोलो ये वैल्यू कितनी है? टेल मी दिस वैल्यू। 10,935। इनफैक्ट मैंने तो सारी एंट्रीज पास कर ली, बस अब मेरे को दोनों अकाउंट्स को क्लोज करना है। पहले मैं एसेट अकाउंट को क्लोज करता हूँ, फिर सेकेंड ईयर को क्लोज करो। $121,500, minus 12,150, 1,09,350,
1,09,350 माइनस 10,935, देख लो वो वैल्यू आ गया 98,415। हम लोग ने पहले से लिख रखी थी ये वैल्यू। इवन क्रेडिटर्स फॉर एसेट को भी क्लोज कर दो। $163,668 माइनस 80, तो 83,668। This is 31st March 2012 and this is 1st April 2012. 83,668 plus 9530, 93,198. (31st March 13) और ये हो गया 1st April 13, 43,198 प्लस 4,920, 48,118। वैल्यूज चेक करते जाना राइट है क्या नहीं। So 18,118। दिस कम्स टू 20,000 और सामने 20,000 ही पे कर दिया। सो हम लोग ने यही बोला था क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया, होना चाहिए था और हो गया। ये लो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है ये वाला। माय क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बोलो सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? Have you all understood this question? Tell me everyone. सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? श्योर? सो मेरे सिंपल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, यहां पे मेरे सिंपल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद मेरे खाली रीपोजीशन के क्वेश्चंस बच रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस अपने सब हो गए, देख लो। आज का जो क्वेश्चंस था वो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सिखाए बिना नहीं समझा सकता था, तो मैंने तुमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखा दिया। और अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट विल बी माय लास्ट लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। आई स्टार्टेड दिस टॉपिक हायर परचेज, प्रॉपर तुमको थियरी दिया है मैंने। जब इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड आया तो मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर 10th 9th के बाद या 10th के बाद 8th एंड 9th क्वेश्चन के बाद इंटरेस्ट सस्पेंस की भी थियरी दे दी। ये रहा इंटरेस्ट सस्पेंस की थियरी आ गई, ये इंटरेस्ट सस्पेंस की थियरी थी। और उसके बाद अब मैं तुमको रीपोजीशन की थियरी दूंगा और रीपोजीशन के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। दो टाइप का रीपोजीशन आता है, वन इज पार्शियल रिपोजीशन, वन इज पार्शियल रिपोजीशन एंड द अदर वन इज कंप्लीट रिपोजीशन। एक आएगा पार्शियल रिपोजीशन और दूसरा आएगा कंप्लीट रिपोजीशन। सो मैं नेक्स्ट क्लास में अभी शुरू करूंगा बिकॉज आई कैनॉट स्टार्ट एंड कंप्लीट इन दिस लेक्चर। सो अगला पूरा लेक्चर अपना रिपोजीशन पे होएगा एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर हायर परचेज एंड दिस हायर परचेज विल बी ओवर। आफ्टर दैट दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। सो मेरे आई वॉन्ट ओनली वन लेक्चर फॉर दिस टॉपिक टू बी कंप्लीटेड। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक व्हाट आई हैव डन अप टिल नाउ? सबसे पहली बात, सबको समझ में तो आया है क्या टॉपिक? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक?
and this is the most important topic. I'll tell you, this is the most important topic, because अगर ये टॉपिक नहीं करते हो ना तो you will face a lot of problem in AS19. तुमको AS19 समझ में ही नहीं आएगा. जब AS19 करोगे तो तुमको कुछ नहीं समझेगा. AS19 का एक डिफिकल्ट पार्ट मैंने इसमें कवर करा लिया, फाइनेंस लीज. मोर और लेस AS19 यही है. फाइनेंस लीज में मैं तो वर्किंग भी यही रखने वाला हूँ, मैं तो वर्किंग भी चेंज नहीं करूंगा. लोगों को AS19 समझता नहीं है. यू विल एंजॉय डूइंग AS19. और हायर परचेज और AS19 हो गया ना, तुम मेरे को CA फाइनल में जाओगे तब याद करोगे. व्हेन यू विल लर्न फ्रॉम मी इन CA फाइनल यू विल रिमेंबर मी कि मैं जो बोल रहा था वो का वो चीज हो रहा है. CA फाइनल में एज इट इज ये सब चीज अप्लाई होता है. हर टॉपिक में डिफर्ड पेमेंट आ जाता है. और एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 122 पेज का लीज, इंड AS 116. अगर ये सब नहीं किया तो तुमको समझेगा ही नहीं. ये साल सबसे इंपॉर्टेंट है हायर परचेज एंड लीज वाला स्टैंडर्ड AS19. जो स्टूडेंट ये दो टॉपिक छोड़ के जाता है, ये दो टॉपिक में ध्यान नहीं देता है, उसके लिए थिंग्स आर नॉट सिंपल फॉर CA फाइनल. चलो दैट्स इट, वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर. आज का लेक्चर मैं स्टॉप करूंगा. दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर.